हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक छोटा सा प्रोग्राम और उसकी डिटेल्स की। एक प्रोग्राम में हम क्या क्या ऐड करते हैं, हेडर फाइल्स हमें ऐड करनी पड़ती हैं, लाइब्रेरीज फाइल्स जिसको हम बोल सकते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, रिटर्न टाइप होता है, मेन मेथड होता है जिसको हम एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहते हैं, एंड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो इसी को और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं हम। हेडर फाइल मैंने बताया था कि हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन सब का डेफिनेशन जो है इन हेडर फाइल्स में स्टोर होता है, जिसको हम लाइब्रेरी भी कहते हैं। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारी जो भी चीजें हैं उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर हमें प्रिंटफ का डेफिनेशन नहीं पता तो वो क्या करेगा, अपनी लाइब्रेरी में जाके सर्च करेगा, जिसको हम यहाँ पे हेडर फाइल भी बोलते हैं। हैश इंक्लूड जो हमारा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैंने बताया था क्या होता है, प्री मतलब पहले, प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेस कराता है। मतलब जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम ये होगा कि जितने भी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं यानी हेडर फाइल्स हैं उनको क्या करेगा, सिस्टम में पहले लोड करेगा, कंप्यूटर में पहले लोड करेगा, ताकि जितनी भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हम नीचे यूज कर रहे हैं उनकी डेफिनेशन उसको ऑलरेडी पता हो। अगर हेडर फाइल्स हम नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब उसको ये पता नहीं चलेगा कि प्रिंटफ का डेफिनेशन क्या है, प्रिंटफ का मतलब क्या है, वो काम क्या करेगा। और अगर वो चीज पता नहीं होगी उसको तो वो एरर दिखा देगा। तो इसलिए वो एरर शो ना करे, उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितनी भी लाइब्रेरीज हमारी रिक्वायर्ड है वो हमें सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, लगभग 48-49 लगभग अप्रॉक्स लाइब्रेरीज है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी लाइब्रेरी किस टाइम पे यूज करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप फंक्शंस यहाँ पे कौन कौन से यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे 2 लाइब्रेरी यूज किया है, तो क्या इस फंक्शन का डेफिनेशन इन दोनों लाइब्रेरी में है? नहीं। इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो इस हेडर फाइल में है stdio.h। इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, i स्टैंड्स फॉर इनपुट, o स्टैंड्स फॉर आउटपुट, और .h जो होता है वो जो है वो हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। ठीक है, इसी तरह से conio.h है, conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो अभी हमने सिर्फ एक ही मेथड यूज किया हुआ प्रिंटफ, और प्रिंटफ का जो डेफिनेशन है वो stdio.h हेडर फाइल में होता है। अभी फिलहाल इस प्रोग्राम में हमें conio.h की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से conio.h हेडर ये वाली लाइन हटा भी देते हैं तो भी हमारे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम stdio.h हटा देते हैं तो हमारा प्रोग्राम एरर शो करने लगेगा कि printf इज अनडिफाइंड, मतलब उसको printf का डेफिनेशन पता नहीं चलेगा। इसलिए जितनी भी फंक्शंस हम नीचे, और भी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस है जो हमें जरूरत पड़ेंगी जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो जैसे जैसे हम फंक्शंस यूज करते जाएंगे उतनी सारी हेडर फाइल्स हमें वहां ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये कंपलसरी है। नहीं करोगे तो एरर दिखा देगा। ठीक है, मेन मेथड बताया था मैंने, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जब हमारा प्रोग्राम रन होना शुरू करता है तो वो सबसे पहले चेक करता है कि प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड है या नहीं है। अगर प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड नहीं है तो भी वो एरर दिखा देगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसको एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा। प्रोग्राम रन कहाँ से करना है वही उसे पता नहीं चलेगा। जब उसे यही नहीं पता है कि प्रोग्राम रन करना कहाँ से है, दिखा देगा ऑब्वियसली। जैसे आपके घर में मेन गेट होता है, अगर आपके घर में मेन गेट ही नहीं है, मेन एंट्री पॉइंट ही नहीं है, तो आप घर के अंदर जाओगे कैसे? सिमिलरली ये क्या होगा, इसका एक मेन गेट है घर का, इस प्रोग्राम का एक मेन गेट है, एंट्री पॉइंट। अगर हम मेन मेथड ही नहीं देंगे तो हमारा प्रोग्राम एरर दिखा देगा। नेक्स्ट है void। void हमने पढ़ा था, एक डेटा टाइप होता है। void का मतलब है नल, और ये रिटर्न टाइप होता है। जब भी हम कोई मेथड यूज करते हैं, जब भी हम किसी मेथड का डेफिनेशन देते हैं, चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो जैसे कि मेन है, या फिर हम अपना खुद का भी फंक्शन बना सकते हो, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जब भी हम कोई मेथड का डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें उसका रिटर्न टाइप बताना
जरूरी होता है। और यहाँ पे चूंकि हम कोई वैल्यू अभी रिटर्न ऐसा कुछ करा नहीं रहे, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। तीसरा है ये ब्रेसेस है ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो भी प्रोग्राम हमें रन कराना है, तो जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो, उसकी पूरी कोडिंग यहाँ पे हम लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या मेन मेथड। इसके अंदर हमें अपना जो भी कोड लिखना होता है, जो हमें रन कराना होता है, वी राइट आवर लॉजिक और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी हमें अपना कोड अपना रन कराना होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर फ्यूचर यूज। थैंक यू। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिंबल्स यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हैश यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, यानी लेस देन का सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। तो ये सारे सिंबल जो हैं वो एज इट इज ही यूज होंगे। आप यहाँ पे इस सिंबल की जगह कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे हैश की जगह कुछ और यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की जगह कर्ली ब्रेसेस ही यूज होगा, कोई और ब्रैकेट यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, इसके सिंटेक्स का पार्ट है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हर एक लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है, ठीक है, एक ग्रामर होता है जिसको हम बोल सकते हैं, और वो चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वो अब जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे वो चीजें याद हो जाती है, आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये तो हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम हो गया। अब ये प्रोग्राम रन कैसे होता है, प्रोग्राम जो है हमारा वो फाइनली अब रन कैसे होता है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर रन कैसे कराओगे। अब ये हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कोड किया है, तो ये प्रोग्राम क्या एज इट इज रन हो जाएगा, एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर? बिल्कुल नहीं। क्या कंप्यूटर को सी लैंग्वेज आती है? नहीं आती है। तो जब कंप्यूटर को सी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम ये कर क्यों रहे हैं सी लैंग्वेज? बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, और वो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। ये कौन सा नया लैंग्वेज है? कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है और वो है बाइनरी लैंग्वेज। अभी तो हम सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी एक नई लैंग्वेज आ गई, बाइनरी लैंग्वेज। तो बेसिकली क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज एक लो लेवल का लैंग्वेज होता है, जिसकी जो कोडिंग होती है वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में होती है। मतलब ये सारी चीजें हैश इंक्लूड एसटीडीआई ये सब कुछ नहीं होता उसके अंदर जो भी चीजें हम लिखते हैं वो 0 एंड 1 के फॉर्म में ही होता है। और कंप्यूटर को 0 एंड 1 के फॉर्म में ही जो लैंग्वेज होता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, वही समझ में आती है। कंप्यूटर को सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, PHP ये सब कुछ नहीं आती है। तो फिर हम ये सी लैंग्वेज क्यों कर रहे हैं जब इसको समझ में ही नहीं आएगा? तो बेसिकली क्या होता है, हम जो है वो डायरेक्ट बाइनरी कोड में बाइनरी लैंग्वेज में अपना कोड जो है वो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अगर आपको सिंपल 1 भी लिखना है या A भी लिखना है तो उसके लिए भी बहुत सारा इस टाइप का कोड हो जाएगा। सिंपल A लिखने के लिए, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका हमें निकालना पड़ेगा, बट कुछ होगा इसी टाइप का। तो अगर एक सिंपल लेटर के लिए अगर हमें इस तरह का कुछ लिखना पड़ रहा है, तो सोचो इतनी सारी चीजें जो हमने लिखा है उसके लिए कितना लंबा कोड और कहाँ पे क्या क्या चीजें लिखना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उस लैंग्वेज में लिखने के लिए। तो फिर फायदा क्या है लिखने का ये सारी चीजें? कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग जो है बाइनरी लैंग्वेज क्या होगा? यानी हमें अगर कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हमें उसको उसी की लैंग्वेज में बताना पड़ेगा ना, कि हमें ये काम करना है। अगर मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आपको हिंदी अगर आ रही है तो समझ जाओगे, अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है समझ में तो कैसे करोगे? मतलब अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, मान लो सपोज मैं जापानीज में पढ़ा रहा हूँ, आपको जापानीज आती नहीं है तो समझ में नहीं आएगा काम क्या करना है, क्या बोल रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में करना क्या पड़ेगा हमें? मतलब अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं जो आपको नहीं आती है, आपको कोई ऐसी लैंग्वेज आती है जो मुझे नहीं आती है, तो फिर काम कैसे होगा? तो उसका भी सॉल्यूशन है।
उसका सोल्यूशन ये है, अगर आपने देखा होगा जब मोदी जी कोई दूसरे विदेशों में जाते हैं, अब ऐसा तो नहीं है मोदी जी को पूरे दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सारी आती हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ वो मीटिंग करते कैसे हैं, या कोई बड़ी मीटिंग में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देश के लोग होते हैं, अब सबको सारी लैंग्वेज तो आती नहीं होगी, तो क्या होता है वहाँ पे आपने देखा होगा एक बड़ा सा डब्बा सा कान में लगाते हैं, कोई इंग्लिश में बोल रहा है या कोई दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है, बाकी जो लोग होते हैं वो एक बड़ा सा डब्बा कान में लगाते हैं, तो होता क्या है, वो होता है ट्रांसलेटर। उस मशीन का काम ये होता है कि जो बंदा बोल रहा है उस बंदे की जो आवाज है, लैंग्वेज है, उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिस लैंग्वेज में उसको सेट किया गया है। मतलब अगर कोई बंदा फ्रेंच में बोल रहा है, कोई बंदा फ्रांस का है और वो भाषण दे रहा है, ठीक है, अब मोदी जो है इनको हिंदी आती है और दूसरी जो नेता है उनको अलग अलग लैंग्वेज आती है, तो क्या होता है, जितने भी लोग हैं उन सबके पास एक ट्रांसलेटर होगा, मशीन होगा, उसका काम ये होगा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोला जा रहा है उसको वो उस लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, जापानीज में कन्वर्ट कर देगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो कन्वर्ट कर देगा। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, कंप्यूटर के पास भी एक ट्रांसलेटर होता है। उस ट्रांसलेटर का काम क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है, सी लैंग्वेज या जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस, जावा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उस लैंग्वेज को क्या करेगा, वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, जिस लैंग्वेज में भी हम कोड कर रहे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, उसको वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिक। तो हमारा काम हो गया, हमें 0 और 1 जैसी लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज नहीं करना पड़ा, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे और ट्रांसलेटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक उस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया तो कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सकता है और फिर वो आगे का काम जो भी उसे हमने दिया वो कर सकता है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को अपना कर देते हैं, प्रोग्राम जो भी हमारा कोड है वो हम लिख देते हैं, उसके बाद हम उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर वो बाइनरी लैंग्वेज मशीन जो है, कंप्यूटर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करा देता है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सारा वो रन करा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है वो भी 3 तरह का होता है। ट्रांसलेटर ओवरऑल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। ये तीनों का काम सेम ही है। जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, सी प्लस, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उन सबको क्या करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या सी लैंग्वेज तीनों ही ट्रांसलेटर को यूज करता है? नहीं, सी लैंग्वेज के अंदर जो यूज होता है वो है कंपाइलर। सी लैंग्वेज के अंदर कौन सा ट्रांसलेटर यूज होता है? कंपाइलर होता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर में डिफरेंस क्या है? तो जो बेसिक टास्क है तीनों का वो सेम है। जो भी हमारा लैंग्वेज है उसको बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये मशीन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ जाता है। तो काम तो तीनों का एक ही है, इंटरप्रेटर का, कंपाइलर का, असेंबलर का, तीनों का काम सेम ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है तीनों की वर्किंग फंक्शनैलिटी में। तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है? जो भी हमारा कोड है, जैसे हमारे पास कोड है 1 2 3 4 लाइन का, 1 2 3 4, और अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूं तो 6 लाइन का कोड है टोटल। तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है? लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब कि पहले वो फर्स्ट लाइन को चेक करेगा। अगर फर्स्ट लाइन सही है सिंटेक्स के हिसाब से, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है, सब कुछ हमने फॉलो किया है, तो वो क्या करेगा? सेकंड लाइन को चेक करेगा। अगर सेकंड लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है तो वो थर्ड लाइन को चेक करेगा। अगर सपोज थर्ड लाइन में एरर आ गया किसी रीजन से, तो वो वहीं पे रोक देगा उस प्रोसेस को। ठीक है,
और फिर वहीं पे रोक देगा, फिर आपको वो एरर सही करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा कंपाइल करोगे, दोबारा चेक करोगे, तो फिर से वो फर्स्ट लाइन से चेक करेगा। तो इससे क्या होता है, प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है। मतलब मान लो फर्स्ट लाइन चेक किया, सेकंड थर्ड 100 लाइन पे चेक किया, 100 लाइन पे उसको एरर मिल गया। अब आप उस एरर को सही करोगे, दोबारा करोगे तो फिर से फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, फिर नीचे तक आएगा। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग जो होता है वो स्लो हो जाता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता है और जहां जहां पे भी एरर्स हैं उन सबको एक ही बार में रिपोर्ट कर देता है। वो एक ही बार में बता देगा कि इस लाइन में एरर है। अब आप क्या करोगे, जितनी भी एरर्स है उन सबको एक बार में सही कर दोगे। एक बार में नहीं भी सही हुआ, मतलब जो भी आपको लगता है जितना जहां पे सही करना चाहिए, वो सारी चीजें करने के बाद आप दोबारा जब रन कराओगे तो फिर से वो क्या करेगा, पूरी प्रोग्राम को स्कैन करेगा एक ही बार में। तो इससे क्या होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो सी लैंग्वेज है, ये जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उसमें, जितने भी एडवांस लैंग्वेज C++, जावा, जितने भी होते हैं उन सब में क्या होता है, कंपाइलर ही यूज होता है। और तीसरा है असेंबलर। असेंबलर बेसिकली जो है वो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं अलग अलग तरह की। तो ये बेसिकली इस लैंग्वेज के अंदर यूज होता है और कहीं पे नहीं होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ कंपाइलर, मतलब सी लैंग्वेज क्या करता है, कंपाइलर यूज करता है। तो कंपाइलर का काम क्या है, जो हमारा सी लैंग्वेज का कोड है उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है तो उस फाइल को वो डायरेक्टली समझ आ जाएगा, उस फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकता है। तो ये बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका। प्रोग्राम रन कैसे कराते हैं, किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें हेडर फाइल ऐड करना पड़ता है। हेडर फाइल को हम प्री प्रोसेसर के साथ ऐड करा लेते हैं। मेन मेथड हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है, और बॉडी के अंदर हम वो सारी प्रोग्राम्स, वो सारे कोड लिखते हैं जो हमें रन कराना होता है। प्रोग्राम लिखने के बाद सेव कराना कैसे, ये सारी चीजें जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली करेंगे। सी लैंग्वेज का सेटअप कैसे करते हैं, सी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कराते हैं कैसे हैं, सेव कैसे कराते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कराते हैं, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करता है तो उसकी कोई अलग फाइल बनती है क्या या नहीं बनती, ये सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकली। इसके बाद प्रोग्राम लिखने के बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, और जो भी हमने कोड लिखा है, जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट हम चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है।